अवमपक कवक में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये आपकी सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में हम लैंगिक जनन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है डायग्राम से चलते हैं, समझ में आ जाता है। 4 लाइन दे रखी है एनसीईआरटी ने, मैंने आपको कम से कम 200 लाइन लिखा देनी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको इतना बताना पड़ता है। ये हमारा प्लाज्मोडियम, जिसमें ये प्लाज्मोडियम अवस्था आ गई। लैंगिक जनन करने के पूर्व, बिफोर परफॉर्मिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it moves towards the dry and illuminated area, शुष्क और प्रतिदीप्तशील क्षेत्र की ओर यह गति करेगा और फिर जाकर कंडेंस्ड हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। तो ये संघनित हो गया एंड विल चेंज इनटू द स्पोरोकार्प, और अब यह स्पोरोकार्प में बदल जाएगा। इस स्पोरोकार्प पर अब बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया विकसित होंगे। ये स्पोरेंजिया जो है ये आपकी ट्यूमेन है, और स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये जो स्पोर बनेंगे, मियोटिक स्पोर कह सकते हैं अपन इनको। तो ये कैसे होंगे? एन होंगे, ये एन हो गए। फिर वही बात कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि स्पोर के चारों ओर ही केवल क्या चीज देखने को मिलेगी? ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इसीलिए हम इसको थोड़ा मुस्कुराता हुआ बता देते हैं। अब इसका डिस्पर्सल होगा, जब ये यहां से फटेगी तो ये बाहर निकले, और अब ये यहां पर आ गया। अब इसका जो है अंकुरण होगा, यानी कि जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। अंकुरण होने पर ये रहा बीजाणु, इसकी ये कोशिका भित्ति फट गई, और फटने पर अब इसमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो युग्मक के रूप में, गैमेट के रूप में काम करेंगी। अगर गीली अवस्था है, नम अवस्था है, तो इसमें से 2 ये स्ट्रक्चर्स हमको मिलती हैं। इनको हम लोग स्वार्म सेल्स कहते हैं, स्वार्म सेल्स। हमारा बीजाणु कैसा है? एन है, तो इनसे बनने वाली स्ट्रक्चर भी कैसी होगी? एन होगी। ये दोनों किस रूप में काम कर रही हैं? गैमेट के रूप में, युग्मक के रूप में कार्य कर रही हैं।
और यदि शुष्क अवस्था होती है, ड्राई कंडीशन होती है, तो ये ऐसे अमीबा के जैसे स्ट्रक्चर्स पैदा होती हैं जिन्हें हम लोग मिक्स अमीबा कहते हैं। सो दिस इज योर मिक्स अमीबा। उनमें से एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। कवक जो होती है उसके लैंगिक जनन के समय 3 अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये भी तो कवक ही है। और यहाँ पर ये स्वार्म सेल युग्मक के रूप में काम कर रहे हैं, गैमेट के रूप में काम कर रहे हैं, और ये भी गैमेट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब इनके अंदर क्या होगी? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ऐसे, यानी कि एन और एन मिले, केंद्रक का संलयन नहीं हुआ है, ये भी मिले, केंद्रक का संलयन नहीं हुआ है। अब क्या होगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा कि कोई सा भी ले लीजिए, इन दोनों के केंद्रक को अपने मिला दिया, बाय द वे अपन ने मिक्स अमीबा वाले को मिला दिया, तो ये एन और ये एन, तो जायगोट बन गया। जायगोट कैसा होगा? 2n। हमको अब अकोशिकीय कवक प्राप्त करनी है, तो इसके अंदर अनेक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन होंगे। Mitotic nuclear division will take place and you will get what? Again you will get the plasmodial stage. And in this way the sexual reproduction will be completed in the acellular slime mold. क्वेश्चन क्या बनेगा? 2 बनते हैं कि स्पोर के चारों ओर ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, और दूसरा इसमें दोनों युग्मक एक ही प्रकार के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? आइसोगैमस टाइप। क्या बोलेंगे? आइसोगैमस टाइप का हम लोग जो है इसको कहेंगे, यानी कि समयुग्मक की प्रकार का। This is your sexual reproduction in acellular slime mold. अब चलते हैं हम आगे सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड पर। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड को आपको समझना है तो पहली चीज तो ये सीखनी है कि एसेल्यूलर जो थी वह तो 2n थी, और ये कैसी है? n। तो n वाली अवस्था कहाँ मिली? यहां मिली। उनमें से मैं इसको उठाऊंगा, मिक्स अमीबा को। तो ये मिक्स अमीबा बोला कि सर मैं ही तो हूं सेल्यूलर। वो कैसा था? एसेल्यूलर। तो जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है उसकी शुरुआत हम मिक्स अमीबा से करेंगे, और ये मिक्स अमीबा जो है कैसा होगा? हैप्लॉइड। एसेल्यूलर कैसी थी? डिप्लॉइड। ये कैसा है? हैप्लॉइड। ये रहा। इसकी क्लास मैंने एक रेसियोमाइसिटीज बताई थी। क्लास ए क्रेसियोमाइसिटीज बताई थी। अब ये एक रेसियोमाइसिटीज कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूं।
हम इसके अंदर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करने जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में पहले बता चुका हूं आपको, पॉलीस्पॉन्डाइलम एंड डिक्टियोस्टीलियम होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मिक्स अमीबा अकेला भाग लेगा। यह पहले भोजन करेगा, फिर साइज में बढ़ेगा। ये साइज बढ़ गई इसकी भोजन लेने पर। अब इसके अंदर अनेक समसूत्री विभाजन होंगे, तो बहुत सारे मिक्स अमीबा बन जाएंगे। ये बन गए, ये दूर दूर होते हैं बेटा। तो अब ये सब पास पास आना शुरू करते हैं। पास पास कौन से रसायन, कौन से केमिकल के कारण आते हैं? ड्यू टू एक्रेसिन। एक्रेसिन नाम की रासायनिक पदार्थ के कारण ये पास पास आना शुरू करते हैं और एग्रीगेट हो जाते हैं। एक्रेसिन को हम 3' to 5' CAMP भी कह सकते हैं। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हम लोग जो है उसको कहते हैं। अब ये पास पास आ गए। पास पास आने के बाद इनके चारों ओर एक पुट्टिका, एक सिस्ट बन जाती है, जिसे हम लोग माइक्रोसिस्ट कहते हैं। और अंदर ये बहुत सारे मिक्स अमीबा हमको देखने को मिलती है। अब ये जो अवस्था है ये बहुकेंद्र की नहीं है, लेकिन सिस्ट चारों तरफ चढ़ा हुआ है, माइक्रोसिस्ट लगता है ऐसे बहुत सारे केंद्रक हैं, तो ये प्लाज्मोडियम अवस्था जैसी दिखाई देती है। इसको हम लोग बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम स्टेज। इसको हम लोग सूडो प्लाज्मोडियम स्टेज, आभासी प्लाज्मोडियम अवस्था कहते हैं, क्योंकि वास्तविक तो है नहीं है। अब ये संघनित होगी, इसके ऊपर बीजाणुधानी बनेगी, ये बन गई। ये बीजाणुधानी प्रस्फुटित होगी, बीजाणु बाहर निकलेंगे, जिसका अंकुरण होने पर आपको एक मिक्स अमीबा, डॉटर मिक्स अमीबा बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। जितने स्पोर बनेंगे उतने ही मिक्स अमीबा वापस आपको प्राप्त होंगे। तो ये रहा आपका अलैंगिक जनन। अब अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक मिक्स अमीबा भोजन अवशोषित करता है, आकृति के अंदर बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में ये छोटे मिक्स अमीबा को भक्षण कर लेता है। ये एन है, ये भी एन है, ये प्लस के रूप में और ये
माइनस के रूप में। दोनों के दोनों में वही प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी होने पर एक में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, फिर कैरियोगेमी होगी, यानी कि केंद्रों का संलयन होगा। आपको जायगोट मिलेगा। जायगोट कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया। अब इसके अंदर मियोसिस होगी, और एक मियोसिस से हमें मालूम है कि 4 अगुणित कोशिकाएं या सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स प्राप्त होती हैं। तो हमको 4 मिक्स अमीबा मिलेंगे, जिनमें से 2 प्लस के होंगे और 2 माइनस के होंगे। और इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनाइसोगैमस प्रकार का हुआ, असमयुग्मकी प्रकार का हुआ, वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा स्लाइम मोल्ड। अब प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस पढ़ने के बाद और स्लाइम मोल्ड पढ़ने के बाद हम चालू करने जा रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वी नो ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अपवाद हर जगह पर होते हैं। तो मैं आपको प्रोटोजोआ पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, मीन्स फर्स्ट बॉर्न एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। उनको हम लोग जो है प्रोटोजोन्स कहते हैं। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ फाइलम जो होता है, इट इज द 3rd बिगेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। 3rd बिगेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ये प्रोटोजोआ जो होता है फाइलम, इसकी स्थापना जो थी वो वॉन सीबोल्ड ने करी थी। तो दिस इज योर वॉन सीबोल्ड। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने दिया था। गोल्डफस। प्रोटोजोआ की खोज, डिस्कवरी ल्यूविन हॉक ने करी थी। प्रोटोजोआ के अतिरिक्त, जो कि ये 3rd बिगेस्ट फाइलम है, 1st बिगेस्ट फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। 2nd नंबर का होता है मोलस्का, और 3rd नंबर का होता है प्रोटोजोआ। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं, इनके अंदर शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्तर का पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या प्रोटोप्लाज्मिक
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए साहब, प्रोटोजोआ भी तो एनिमल किंगडम में आता, माना कि प्रोटिस्टा के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ध्यान न रखकर आधुनिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो पहला फाइलम कौन सा आएगा? प्रोटोजोआ। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने एनिमल किंगडम की शुरुआत किससे करी है? पोरीफेरा से, और उनके अंदर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? ये वाला, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात चलेगी कि जब भी कोई फाइलम पढ़ते हैं तो उसको बारे में ये जरूर ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को कि उसको अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर किस आधार पर बांटा गया है। तो ये हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, इसको किस बेसिस पर बांटा गया है अलग अलग समूहों में? तो आंसर है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी कि चलन अंगक, नॉट अंग, नॉट ऑर्गन। यू शुड से लोकोमोटरी ऑर्गेनल। ऑर्गन तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ये तो कोशिका ही है। चलन अंग नहीं कहोगे, अंगक कहोगे, क्योंकि अंग भी वही बात होगी। एक और चीज मैं देता हूं कि इसको न्यूक्लियर एपरेटस, यानी कि केंद्रीय उपकरण के आधार पर भी बांटा गया है। आप बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा कोई प्रोटोजोन में एक केंद्र की 1 न्यूक्लियस, किसी के अंदर 2 पैरामीशियम में, किसी के अंदर बहुत सारे, जैसे कि ओपेलाइना के अंदर। तो हमने इस प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा है। वो 4 सब फाइलम कौन कौन से हैं? लेट अस सी। हमेशा चार्टिंग से पढ़ना चाहिए और डायग्राम से पढ़ना चाहिए जूलॉजी को। पहला जो सब फाइलम है ए, दैट इज योर सार्को मैस्टिगो फोरा। दूसरा वाला बी इज योर स्पोरोजोआ। सी इज योर नीडोस्पोरा। डी इज योर सीलियोफोरा। अब ये 4 सब फाइलम हैं। हालांकि हमारी नीट के अंदर 4 लाइन दे रखी है बस, उन्होंने उन चारों को याद कर लो, प्रोटोजोआ खत्म। लेकिन मैंने देखा है एक बार उन्होंने बेबेसिया पूछ लिया था, जबकि बेबेसिया नीट के अंदर ही नहीं था। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं जाने का, थोड़ा सा उसके आसपास ज़रूर घूमना चाहिए पॉइंट के, तो ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूंगा सार्कोमेस्टिगोफोरा को इन लोगों ने 3 क्लासेस के अंदर बांटा है, और ये 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 मैस्टिगोफोरा,
नंबर 2 सार्कोडीना। नंबर 3 ओपेलाइनेटा। हमारा बेस क्या है वर्गीकरण का? चलन अंगक। तो पहली चीज हर एक क्लास के अंदर चलन अंगक आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहां पर चलन अंगक कौन होगा? फ्लैजेला। यहां पर कौन होगा? सूडोपोडिया, पादाब। यहां कौन होगा? सीलिया। लो साहब, तीनों प्रकार के चलन अंगक तो यहीं आ गए। इसीलिए प्रोटोजोआ को चलन अंगक के आधार पर 3 के अंदर बांटा गया है। अब बात चलेगी कि मैस्टिकोफोरा के सदस्य कौन हैं। तो हम इधर चलते हैं। पहला सदस्य मैं जिरार्डिया बता रहा हूं। जिरार्डिया को ग्रैंडफादर ऑफ ओल्ड इंटेस्टाइन भी कहते हैं, या ग्रैंडफादर ऑफ द इंटेस्टाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जिरार्डिया गया नहीं हमारी बॉडी में, उसकी औलाद हुई, उसकी फिर औलाद हुई, उसकी औलाद की फिर औलाद हुई, फिर उसकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद, ऐसे होती ही रहती है। और ये वो दादाजी की तरह हमारे हाथ के अंदर जो है रहता है। इट इज कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ इंटेस्टाइन। इसके द्वारा जो डिसीज होती है उसका नाम है डायरिया, डायरोया। दिस इज योर डायरिया। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, वो मैं लेने जा रहा हूं लैशमीनिया। लैशमीनिया जो होता है यह काला अजर नामक बीमारी पैदा करता है। काला अजर, जिसको कि हम लोग डमडम फीवर भी कहते हैं, क्योंकि पहला रोगी काला अजर का कलकत्ता के एयरपोर्ट डमडम पर देखा गया था। अब आता है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपनेसोमा। ये ट्रिपनेसोमा है, और क्वेश्चन हमारा जो है ट्रिपनेसोमा में से ही बनेगा। ट्रिपनेसोमा एक अंतःकोशिकीय परजीवी होता है, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे लिम्फ के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रिपनेसोमा जब ब्लड में होता है तो कौन सा ज्वर होता है? तो आंसर होता है गैम्बियन फीवर। और जब यह ब्रेन में होता है तो स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है। यह क्वेश्चन नीट का बनता है, मगर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो चलिए साहब स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं।
इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह पत्ती के समान होती है, यूं कह दीजिए। ये आपका ट्रिपनेसोमा है, और इस ट्रिपनेसोमा के ऊपर वाली सतह पर एक तरंगित झिल्ली होती है, एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो मैं ऐसे बना रहा हूं। ये रही, ऐसी, और इसमें से एक फ्लैजेला निकलता है, ध्यान रखना, ब्लेफेरोप्लास्ट से, जो कि झिल्ली के बिल्कुल सतह से चिपका हुआ ऐसे निकल रहा होता है। न्यूक्लियस है, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट लाइक अदर प्रोटिस्टेंस। दूसरे प्रोटिस्टेंस के समान इसके अंदर भी हमको वही सभी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यह मोनोफ्लैजिलेटेड है, यह इसकी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, तरंगित झिल्ली है। और ये हरा वाला क्या है? फ्लैजेला। 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा, ब्लेफेरोप्लास्ट से पैदा होगा। बार बार चीज़ों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी जनरल कैरेक्टर के अंदर मेंशन कर दिया जाता है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, वो सभी के लिए कॉमन होता है। क्वेश्चन ये बना था कि जब ये ब्लड में होता है और तैरता हुआ फ्लैजेला की सहायता से चलता है, तो इसकी अग्र दिशा, एंटीरियर साइड कौन सी होती है? तो अक्सर अपने दिमाग के अंदर ये होता है, जैसे मछली है, मछली यूँ तैरती है तो पूंछ को यूँ करती हुई चलती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, ये ऐसे चलता है आगे की तरफ, इस तरीके से ब्लड में चलता है। सो दिस इज योर एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज योर पोस्टीरियर पार्ट। ओके, पैरासाइट है तो बताओ संचित भोजन किस रूप में मिलेगा? ग्लाइकोजन। हम भी तो पैरासाइट ही है या हेटरोट्रॉफिक है। जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उन सब के शरीर के अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में भी ग्लाइकोजन ही मिलेगा। तो ये रहा हमारा ट्रिपनेसोमा की स्ट्रक्चर। अब बात चलेगी कि जो ट्रिपनेसोमा होता है वह कैसा होता है। तो आंसर होता है कि इट इज डायजेनिक, द्विपोषी होता है। यह डायजेनिक यानी कि द्विपोषी होता है। द्विपोषी का मतलब क्या होता है कि अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इसको दो होस्ट, दो परपोषियों की आवश्यकता होती है। उनमें से एक हो गया मैन और दूसरा हो गया ग्लॉसिना पैल्पिस। ग्लॉसिना पैल्पिस को शेट्सी फ्लाई भी कहते हैं, शेट्सी मक्खी भी कहते हैं। विच एक्ट लाइक सेकेंडरी होस्ट, जो द्वितीयक परपोषी के रूप में कार्य करती है। मैन जो होता है वो प्राइमरी होस्ट के रूप में काम करता है। प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं?
जिसमें मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। एनीहाउ, अब आता है हमारे पास में कि जो ट्रिप्नेसोमा होता है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन कौन सी होती है? तो आंसर होता है मेटासाइक्लिक स्टेज। एक और होती है क्राइथीडियल, वैसे तो लैशमीलियन भी होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लेकिन हमको सीधा याद रखना चाहिए कि मानव के लिए कौन सी अवस्था जो होती है ट्रिप्नेसोमा की, वो संक्रामक होती है। ये अपना लाइफ साइकिल 20 से 30 दिन के अंदर लगभग पूरा कर लेता है। एनीहाउ, अब बात चलेगी कि ट्रिप्नेसोमा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। तो इसका आंसर होता है कि यह बाइनरी फिशन से करता है। कैसे? ऐसे कटेगा, यहां से यूं 2 भागों में कट जाएगा। तो एक टुकड़ा तो ऊपर की तरफ आ गया बाय द वे, जिसमें एक फ्लैजेला होगा, और एक टुकड़ा नीचे की तरफ हो गया, दोनों में न्यूक्लियस आ गया। अब बन जाता है क्वेश्चन यहीं से वापस युगलिना की तरह कि बाइनरी फिशन के कारण प्राप्त पुत्री ट्रिप्नेसोमा में कितने फ्लैजेला होंगे? तो जो एक होता है उसमें तो एक ही फ्लैजेला होता है, जो दूसरा पुत्री वाला होता है उसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता है। एंड दैट इज द एंड ऑफ ट्रिप्नेसोमा। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा जो उन्होंने दे रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर क्लास कॉल्ड एज सार्कोडीना। तो ये हमारा मैस्टिकोफोरा अब समाप्त हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सार्कोडीना के बारे में, जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, चलन संरचनाएं कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कई प्रकार का होता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अमीबा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, तो एवरीबडी सेज यूजुअली कि सूडोपोडिया। लेकिन बेस्ट आंसर, अगर सूडोपोडिया भी दे रखा हो तो आंसर जाएगा लोबोपोडिया। लोबोपोडिया। तो मैं सबसे पहले आपको सूडोपोडिया के प्रकार बताने जा रहा हूं। उनमें से सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं लोबोपोडिया की। लोबोपोडिया जो होता है वह आपको अमीबा में मिलेगा। ये सूडोपोडिया जो होते हैं मोटे और भोंटे, थिक एंड ब्लंट होते हैं। दूसरे प्रकार का सूडोपोडिया एक्सोपोडिया होता है, जिसमें सूडोपोडिया जो होते हैं वह अक्ष से निकलते हैं, ऐसे 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 एक्सिस से निकल रहे हैं सूडोपोडिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोपोडिया। इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बना है, दैट इज एक्टिनोफ्रिस। सूर्य जंतुक भी कहते हैं, सन एनिमल क्यूल कहते हैं। इंपॉर्टेंट। नंबर 3 फिलीपोडिया।
फिली माने फिलामेंट। अब मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, तो स्टूडेंट ये डायग्राम किसका समझेगा? यूग्लिना का। लेकिन यूग्लिना में तो फ्लैजेला होता है। ये फिलामेंट के समान सूडोपोडिया होता है, जिसको कि हम लोग फिलीपोडिया कहते हैं, जो आपको युगलीफा में मिलेगा। चार नंबर रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलो का मतलब होता है जाली का व्रत। जाली का व्रत का मतलब हो गया, जैसे ये ऑर्गेनिज्म हो गया एक न्यूक्लियस वाला, इसमें से ये सूडोपोडिया बाहर निकले, जाल बन गया मकड़ी के जाल के समान, तो इसको कहते हैं रेटिकुलोपोडिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लोबगरीना। तो भाई साहब चार प्रकार के सूडोपोडिया हो गए। नंबर 1 लोबोपोडिया, एक्सोपोडिया, फिलीपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। अमीबा में कौन सा सूडोपोडिया? लोबोपोडिया पाया जाता है। डन। अब चले हम आगे की दूसरी क्लास। हमारे पास में ओपेलाइनेटा आ रही है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल होता है, बल्कि होने को तो बहुत सारे होते हैं। अमीबा भी होता है, अमीबा भी का पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका सार्कोडीना का मेंबर होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका को यदि आप देखोगे तो यूनिसेलुलर, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के केंद्रीय भाग को हेलोजोम कहते हैं। बन चुका है क्वेश्चन पीएमटी के अंदर। इसमें एक सूडोपोडिया होता है। दिस इज योर एक सूडोपोडिया। एंटामीबा हिस्टोलिटिका को अमीबा ऑफ मैन भी कहते हैं। अमीबा ऑफ मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंत में रहता है और आंत की जो उपकला होती है एपिथेलियम, उसको खुरच खुरच कर खाता है, तो पचित भोजन का अवशोषण नहीं होता है और व्यक्ति को बार बार मल त्यागने के लिए जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंट बॉलिंग मूवमेंट इज विजिबल, दैट वी कॉल इट एज डिसेंट्री। एंड एज इट हैज बीन अकर्ड ड्यू टू एन टाइप ऑफ अमीबा, द डिसीज विल बी कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। इसको हम अमीबा से उत्पन्न होने वाली डिसेंट्री कहते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की कौन सी स्टेज जो होती है वो मानव के लिए संक्रामक होती है? इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। एक कहलाती है माइन्यूटा और एक कहलाती है मैग्ना। माइन्यूटा से इन्फेक्शन नहीं होता है। मैग्ना जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज को शो करती है। किसके लिए? फॉर मैन। और इसमें भी इसकी 4 केंद्र की अवस्था, 1 2 3 4, यानी कि टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज को प्रदर्शित करती है। अगर किसी आदमी को अमीबिक डिसेंट्री हो रही है और वो डॉक्टर के पास में जाता है, तो डॉक्टर उसके मल की जांच करता है, क्योंकि डिसेंट्री कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है।
अगर उसके मल में, स्टूल में ब्लैक चारकोल जैसे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है कि यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो रही है। अब बात चलती है कि ये जो सार्कोडीना का सदस्य है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये जनन कैसे करेगा? और जनन के भी मारो गोली, वो तो वही बाइनरी फिशन से कर लेगा। लेकिन जो हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उससे लोग कहते हैं कि पायरिया हो जाता है। पायरिया जो होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से नहीं होता। लोग कहते थे कि एंटामीबा गिंगीवैलिस से पायरोइया हो जाता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने कहा कि सर मेरे से थोड़ी होता है, पायरिया में क्या होता है, ये मसूड़ा है, ये गम है और इसमें ये दांत है, दांत और मसूड़े के बीच में ये जगह है, ये वहां पर बैठा बैठा रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, बहुत सारी संतान पैदा कर देता है, जिससे मसूड़े पर दाब लगता है। मसूड़े पर दाब लगने पर मसूड़ा चिर जाता है